हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। AWS के एग्जाम में एनसीईआरटी की बहुत वेटेज है। 35% फर्स्ट पार्ट में 35% वेटेज एनसीईआरटी को दी गई है। एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं जो सेकंड पार्ट है उसे हम अभी कंप्लीट कर लेंगे, प्लस मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगी और वो प्रोसेस भी बता देंगे, जिससे हम जो बचा हुआ टाइम है इसमें कितने अच्छे से जो बचा हुआ सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाएँ। और इस टाइम पे हमें मैराथन लगता है कि हमें मैराथन ज्वाइन करना चाहिए, पर हम सब अगर प्रैक्टिकली देखें तो जब भी जो भी मैराथन क्लास होती है, जैसे 2 घंटे की या 3 घंटे की क्लास होती है, तो हम कितना उसे पूरा इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली कर पाते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि हम कुछ कुछ पार्ट्स में आधे घंटे की एक वीडियो को इफेक्टिवली देख पाते हैं, प्लस हम बोर भी नहीं होते हैं और हम ज़्यादा गेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू 2-3 घंटे की वीडियो से। तो वही होगा, आज आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगी और आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन द सेंस, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी टीजीटी पीजीटी की भी कर रहे हैं तो उसमें पार्ट ए कंपलसरी है। उस पार्ट ए का जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है हम उसे आज आज और कल दोनों मिलके कंप्लीट कर देंगे, ताकि एग्जाम में हमारा जो 50% हमें चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, उसमें हम अच्छा स्कोर कर पाए। प्लस एनसीईआरटी का एक फ़ायदा ये होता है कि 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। एनसीईआरटी से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इसका आंसर मुझे पता है और आप टिक कर पाते हैं। आपका नेगेटिव में जो है मार्क्स नहीं जाते। तो फर्स्ट पार्ट हम करा चुके हैं, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि आप लोगों को बहुत इफेक्ट होगा। 5 से 6 पेज बनेंगे आपके इसके नोट्स के, और उन 5-6 पेज में पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट। सबसे पहले हम देखिए, लास्ट हमने किया था डांडी मार्च तक, 7th चैप्टर था वो। और अब हम गोलकोंडा फोर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं पहले चैप्टर वाइज ले रही थी, पर कुछ चैप्टर्स हैं जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें कुछ खास है नहीं, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, तो वहाँ से ज़्यादा मटेरियल मैटर मिलता है। तो मैंने ये रखा है कि पूरी एनसीईआरटी का एक कंबाइंड नोट्स रख दिए हैं, तो चैप्टर वाइज की जगह आपको टॉपिक वाइज चीज़ मिलेगी। गोलकोंडा फोर्ट से सी टेट में और यूपी टेट में, प्लस लास्ट AWS के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। गोलकोंडा फोर्ट जो है वो, उसे गोला कोंडा भी बोलते हैं। तेलुगु में इसका मीनिंग होता है शेफर्ड्स हिल। ये तेलुगु का वर्ड है, गोला कोंडा, उसे कंबाइन करके गोलकोंडा फोर्ट बोलते हैं। उर्दू में मतलब होता है इसका राउंड हिल। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने इसे एक्सेप्ट किया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014। ठीक है, उर्दू में इसको बोलते हैं राउंड हिल, तेलुगु में है शेफर्ड्स हिल। बिल्ड बाय कुतुब शाही डायनेस्टी, 1518 और 1687 तक इनका राज रहा है, कुतुब शाही डायनेस्टी। लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। गोलकोंडा जो है वो ट्रेड सेंटर था फॉर लार्ज डायमंड, जैसे कि कोलूर, वहाँ पर एक कोलूर माइंस है जहाँ से कोहिनूर भी निकला था। गोलकोंडा क्या था, जो बड़े बड़े जो हीरे हैं उसका यहाँ से ट्रेड होता था। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ से निकले हैं गोलकोंडा से। फाउंटेन, अब यहाँ पर ये जो फोर्ट है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है, वैसे तो बहुत अच्छे से पिक्चराइज करके एनसीईआरटी में लिखा है, पर जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कि आप तो ये तो आप देख ही रहे हैं, ये है, ऐसे दिखता है ये पूरा गोलकोंडा फोर्ट। ये उसका एरियल व्यू है और ये आपको क्लोज व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर जो सीलिंग्स हैं, जो छत है, यहाँ पर भी इन्होंने, और फाउंटेन्स है, इस चीज़ को काफ़ी लंबा करके बताया है। हो सकता है इस पर क्वेश्चन आए, एक पेज है पूरा इस फाउंटेन पर। तो वहाँ पर क्या है कि ये लिखा गया है ऐसे करके कि अब हमारे यहाँ जो वॉशरूम्स वगैरह होते, बाथरूम होते, फिर भी डैम्स आ जाते हैं, मतलब कि सीलन आ जाती है दीवारों पे। पर उस टाइम पे टेरेस पे फाउंटेन थे, फाउंटेन ऑन टेरेस, फिर भी अभी भी वो उतने मजबूत हैं। प्लस आपको पाइप्स भी दिखाए गए हैं, उसमें वॉल्स में पाइप भी है। सुल्तान अब्दुल हसन
उसके कुतुब शाही डायनेस्टी में रूलर थे सुल्तान अब्दुल हसन। और इसको एक ड्रामेटिक वे में बताया गया है, जिसका जो है कंक्लूजन अगर निकालूं तो इतना है, वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस। तो म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस के लिए वो उनको बहुत शौक था। फिर उसके बाद इस चैप्टर में इसी गोलकोंडा कोड को ही अच्छे से बताया गया है, उसका जो ब्रीफ में जितना बन सकता था मैंने आपको बता दिया। पेट्रोलियम और ऑयल जो हमें मिलता है उससे हमें फ्यूल, ऑब्वियसली फ्यूल हम उसे कहते हैं, फ्यूल मिलता है, अलग अलग फॉर्म में फ्यूल मिलता है। तो उसमें उससे हमें क्या क्या मिलता है? उससे हमें कैरोसिन ऑयल मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है जिसे गैसोलीन भी बोलते हैं, एलपीजी मिलती है, इंजन ऑयल मिलता है, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट के फ्यूल के से लेकर कैरोसिन तक सब हमें किससे मिलता है? पेट्रोलियम से। उसके अलावा एसफाल्ट, पैराफिन वैक्स, पैराफिन जो वैक्स होता है वो मिलता है, कोल तार मिलता है, तार भी लिखता है, प्रोपेन और जैसे कि और भी जो ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो गैसेस होती हैं ये मिलती हैं, सल्फर मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में, लुब्रिकेंट मिलते हैं जो हम मशीन का तेल यूज़ करते हैं वो लुब्रिकेंट मिलता है, इंडस्ट्रियल वैक्स मिलता है। पेट्रोलियम पे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखिए कोई भी ऐसा है ही नहीं कि हम ये बोल सके कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सब चीज़ एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको पूरे को ही करिएगा। पेट्रोलियम से प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल, जो पेट्रोकेमिकल मिलते हैं हमें पेट्रोलियम से, उससे हम प्लास्टिक भी बनाते हैं। फिर उसके बाद आया लद्दाख का, नेक्स्ट चैप्टर में हमें लद्दाख दिया हुआ है, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला गया है। अच्छा, वहाँ पर जो लद्दाख है वहाँ पर जो लैंग्वेज है वहाँ पर जूल जूल बोलते हैं। किस वेलकम का जो होता है मीनिंग वो है लद्दाख में उनकी लैंग्वेज में से जूल जूल बोलते हैं, स्वागत स्वागत। वहाँ पर एक छंगतांग ट्राइब के बारे में बताया गया है। तो छंगथांग जो ट्राइब है वो हाई तिब्बतियन प्लेटू में मिलती है, एक्सटेंडेड टू साउथ ईस्टर्न लद्दाख जो कि हमारे इंडिया में है। हाई तिब्बतियन प्लेटू में छंगथांग ट्राइब है। तो ये जो छंगथांग ट्राइब है इसमें जो छंगपा नाम का, सॉरी थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया, छंगथांग जो है वो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कहाँ से? हाई तिब्बतियन प्लेट्यू से लेके साउथ ईस्टर्न लद्दाख तक। और इसमें जो ट्राइब रहती है उसका नाम है छंगपा। ये सेमी नोमैडिक होते हैं, मतलब कि सर्दियों में ऊपर जाते हैं और गर्मियों में नीचे आ जाते हैं। इसका रीज़न है, आई नो ये थोड़ा अपोजिट है बट इसका भी हम रीज़न आपको बताएंगे। अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स, शीप और गोट्स को ये लोग पालते हैं, उसी से ही इनको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर। तो ये सब कुछ, इनका सब कुछ कहाँ से आ रहा है? शीप और गोट से आ रहा है। और छंगपा नाम की ट्राइब है, सेमी नोमेडिक ट्राइब है। इन द लैंग्वेज ऑफ छंगपा, छंगपा की जो लैंग्वेज है उसमें जो छंगथांग है, जो प्लेस है, उसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। तो बहुत कम लोग, इतने हाई अल्टीट्यूड पे बहुत कम लोग रहते हैं, इसीलिए उस एरिया को छंगथांग कहते हैं। अब जो इनके पास गोट्स होती हैं, ये स्पेशल टाइप की गोट्स होती हैं जिनसे पश्मीना वूल मिलता है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम वूल देखते हैं तो हम सोचते हैं शीप से मिलता है, लेकिन ये स्पेशल गोट्स हैं जो हाई अल्टीट्यूड पे पाई जाती हैं। गोट्स फाउंड एट वेरी हाई अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स, जहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये इतने हाई, इतने लो टेम्परेचर में इतने हाई अल्टीट्यूड पे क्यों रहती है ये ट्राइब? तो ये स्पेशली जाती है उस समय जब इतनी ठंड होती है अपनी गोट्स को लेकर। क्यों? क्योंकि इनके जो हेयर होते हैं, देयर हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ देयर इज एज थिक एज ऑफ योर्स वन। हमारे ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है कि उनके 6 बाल हमारे एक बाल के थिकनेस रखते हैं। जब हम उनके 6 बाल को कंबाइन करेंगे तो हमारे एक बाल की थिकनेस बनेगी। इसीलिए इन गोट्स को ऊपर लेके जाया जाता है ताकि वो ठंड में ज़्यादा वुल जो है वो, उनकी जो हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा हेयर्स आते हैं। जैसे आपने कुत्तों के देखे होंगे, अगर आपके पास पेट होगा तो डॉग्स होंगे, तो सर्दियों में उनके हेयर्स जो हैं वो बहुत ग्रो हो जाते हैं और गर्मियों में वो शेडिंग करते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं उनके बाल। तो
वो सर्दियों में उन गोट्स को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर गर्मियों में नीचे ले आते हैं। इससे क्या होता है कि अब उनके बाल झड़ने चालू हो जाते हैं और उन बालों से वो क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। अब यहाँ पर द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन्स एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दी शॉल्स बाय हैंड। अब वो बाल इतने पतले होते हैं कि हम उन्हें मशीन में नहीं बना सकते, वो टूट जाएंगे, तो उनको हाथ से बनाया जाता है। और एक प्लेन शॉल बनाने में 250 आवर्स लगते हैं, 250 घंटे एक प्लेन शॉल बनाने के लिए। तो एम्ब्रॉयडरी शॉल बनाने के लिए तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें यही है, लद्दाख के बारे में ही बताया गया है। अ ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर, पूरा लद्दाख, उसके बाद वो कारगिल जाते हैं, तो वो सब कुछ कवर करते हैं, जिसमें मेन आपका यही था। नेक्स्ट है भुज अर्थक्वेक। इस पे भी पूरा एक चैप्टर है, बट आपको मात्र ये 3-4 लाइनें पढ़नी है। होता क्या है कि भुज में अर्थक्वेक आया था इंडियाज 52nd रिपब्लिक डे पर। 26 जनवरी 2001 को हमारा 52nd रिपब्लिक डे था। उस दिन 8:45 8:46 AM को अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसका एपिसेंटर था कच्छ, गुजरात में। उसी के बारे में पूरी एक इमोशनल स्टोरी और कैजुअलिटीज के बारे में बताया गया है वहाँ। फिर दूसरा है कि वंगम। वंगम जो है गुजरात में ही एक गांव है, जहाँ पर बाजरा, मिलेट्स क्रॉप वहाँ पर ग्रो करती है, बाजरा और ज्वार। उसी के बारे में बताया गया है कि अच्छे जो सीड्स हैं उनको निकाला गया है। उसके बाद वो लोग क्या करते थे, पहले उन सीड्स को स्टोर करते थे, जो लौकी होती है जब वो ड्राई हो जाती है उसके अंदर डालकर कोट कर देते थे मड से, उसके ऊपर मिट्टी लपेट देते थे, जिससे कि अगले साल वो अच्छे सीड्स को दोबारा यूज करते थे। वही एक ऊंधियू के बारे में, ऊंधिया के बारे में बताया गया है। ऊंधिया क्या है, बहुत सारी जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको मिक्स करके स्टू टाइप का बनाया जाता है। अच्छा, इस ऊंधिया का जो मीनिंग होता है, इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग होता है अपसाइड डाउन। देखिए ऐसे बनाया जाता है ये बहुत सारी अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, और ये जो मटका है ना, इसके अंदर क्या है, चारकोल, वो चारकोल नहीं, को कोयले हैं, कोल्स हैं, और इसके अंदर भर के इसको ऐसे उल्टा कर दिया जाता है, तो ऐसे बनता है ऊंधियू। इसीलिए इसको, इसका ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा, अपसाइड डाउन। तो ऐसे करके बनाया जाता है, इसीलिए इसको ऊंधियू बोलते हैं। उसके बाद आता है सूर्यमणि। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% मिलने वाला है इस चैप्टर से। तो सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है, एक गर्ल स्टार करके टाइटल दिया जाता है उन फीमेल्स को, उन लड़कियों को जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया होता है, कुछ सोशल वर्क में कुछ अच्छा किया होता है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक तोरंग नाम का सेंटर बनाया है, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। इन्होंने फॉरेस्ट इज आर कलेक्टिव बैंक ऐसा बोला था। ये कुडुक कम्युनिटी की है, झारखंड की एक कम्युनिटी है कुडुक कम्युनिटी, उससे ये आई, और इन्होंने उस कम्युनिटी से, उस आदिवासी हैं ये, वहाँ से ये आई, इन्होंने पढ़ाई करी, और फिर इन्होंने ये देखा कि जो आदिवासी हैं वो अपने जो कल्चर है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बाकी और सोसाइटी में भी उनको वैल्यू नहीं दी जाती, तो वो उस पर काम करती हैं। फॉरेस्ट बचाने में इन्होंने बहुत काम किया था। झारखंड का जो जंगल बचाओ आंदोलन में इन्होंने पार्ट लिया और उसमें बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। वहीं इन्होंने, सूर्यमणि ने एक तोरंग नाम की, जिसको जंगल कहते हैं, इनकी जो भाषा है कुडुक लैंग्वेज, उसमें जंगल इसका नाम होता है तोरंग का। ये एक सेंटर बनाया जहाँ पर आदिवासी कम्युनिटी के बारे में बताया जाता है, और हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। वो आदिवासी कम्युनिटी जो इनकी कुडुक कम्युनिटी है, उसके बच्चों के साथ ये जंगल में जाती हैं, वहाँ पर खेलती हैं, उनको बताती हैं। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के बारे में है, एक नोट में दे रखा है, पीपल हु बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। तो जो 25 साल से ज़्यादा से किसी जंगल में रह रहे हैं, उन लोगों का अधिकार है जंगल पर, उसकी जमीन पर, और जो वहाँ उग रहा है उस पर। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड। आप अपने कमर्शियल
स्टैब्लिशमेंट के लिए आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाह रही है तो आप उन्हें वहाँ से हटा नहीं सकते हैं, जो आदिवासी लोग या जंगल में जो भी रह रहा है उन्हें। फ्रॉम द फॉरेस्ट द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा, तो जो उनकी ग्राम सभा है उसके द्वारा इनका प्रोटेक्शन का काम करना चाहिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर का पार्ट है, एक मैप दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उस मैप से आपको इस बार क्वेश्चन मिल सकता है। फॉरेस्ट इन इंडिया बताए गए हैं, थिक फॉरेस्ट और थिक फॉरेस्ट, उसमें वेरी थिक फॉरेस्ट और लेस थिक फॉरेस्ट उस पर बताया गया है। पहले हम मैप देख लेते हैं ना कि आपको समझ में आए, और फिर मैं आपको दिखेगा जब तब समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको कितना शॉर्ट करके लिख दिया है यहाँ पर मैप को। तो ये है मैप हमारा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, वेरी थिक फॉरेस्ट डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन है लेस थिक फॉरेस्ट के लिए। तो यहाँ से इन्होंने रखा है जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर ये देखिए जो डार्क वाला पार्ट है ये उत्तराखंड का, ये वाला पार्ट यहाँ पर ये सिक्किम में, दोनों है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, उधर वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट, झारखंड का थोड़ा सा पार्ट, छत्तीसगढ़ और ये कर्नाटक। ये देखिए अब मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर एग्जाम में आए तो आपको थोड़ा आइडिया लग पाए, अगर नेम भी याद ना हो तो। ये जो हिमालयन फॉरेस्ट होते हैं, ये ऊपर वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर तो पथरीला भाग है, यहाँ पर तो नदियाँ हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला भाग है, जब नीचे उतरने लगता है पहाड़ के जो स्लोप होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है जंगल मिलेगा। तो आपको जब क्वेश्चन में आए वेरी थिक फॉरेस्ट, तो यहाँ पर इतना नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड और ये यूपी वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर आपको थिक फॉरेस्ट मिलेगा। दूसरा है यहाँ सिक्किम में, और पूरा नॉर्थ ईस्ट में अच्छा फॉरेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद आया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में एरिया वाइज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, बट वैसे पूरा इसमें इस पे स्प्रेड किया हुआ है और लेस थिक फॉरेस्ट है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर रेनिंग बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, पर कैसा है लेस थिक एरिया ही रह गया है। देखिए जहाँ पर कटाई आसान है वहाँ पर लेस थिक रह गया है, जहाँ पर मुश्किल है वहाँ पर वेरी थिक है। अब जहाँ पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा सा यहाँ बचा है। नॉर्थ ईस्ट में जो है ट्रांसपोर्ट पहले कम था, अब अच्छा होता जा रहा है, तो कटाई यहाँ पर भी बहुत जोरों शोरों से चालू है। रोडें बन रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, खैर चलिए अब उस पर तो कहाँ ही जाएंगे हम। इधर वेस्ट बंगाल का ये वाला एरिया है, क्योंकि आपको पता है गंगा यहाँ से बहती हुई जाएगी, यहाँ गिरेगी, यहाँ पर डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर अच्छा खासा फॉरेस्ट है। मध्य प्रदेश में एरिया वाइज ज़्यादा है, तो छत्तीसगढ़ में थिक फॉरेस्ट आपको मिलता है। तो ये हो गया आपका। अब हम उसमें देख लेते हैं कि लेस थिक फॉरेस्ट आपको ऊपर से देखने को मिला था जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इधर नॉर्थ ईस्ट में, पूरा नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। इधर उत्तराखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, कहाँ वाला, वेस्टर्न घाट वाला एरिया। नीचे लेस थिक एरिया में अगर हम जाएंगे तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्टर्न घाट्स और लिटिल इन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में कुछ कुछ पैचेज में है। अब आया है मिजोरम। मिजोरम से ये जो झूम फार्मिंग है ना, झूम कल्टीवेशन, पता नहीं कब से ये क्वेश्चन आ रहा है, हर बार हर दूसरे तीसरे एग्जाम में झूम कल्टीवेशन आपको मिलता है। ये जनरली क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सिंपल एग्जाम है, ज़्यादा साइंस का एग्जाम नहीं है, डीप नहीं जाना है, तो ये पूछता है कि झूम कल्टीवेशन कहाँ होता है, मिजोरम में होता है झूम कल्टीवेशन। किस टाइप का होता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। देखिए झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि ऐसे यहाँ पर पहले पहाड़ी इलाका है मिजोरम, ऐसे ढलान पे होती है वहाँ पे फार्मिंग। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग काट लेते हैं और ये जो नीचे जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आग लगा देते हैं जो बचा हुआ वहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ पनाली में आग लगती है ना, या दिल्ली, और हमेशा पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो बोला जाता है पंजाब में या इधर हरियाणा में पनाली में आग लगा दी, पनाली जला दी, पनाली जला दी। तो वही वाली चीज़ है कि ये जो वेस्ट बच जाता है क्रॉप का, तो इसमें ये आग लगा देते हैं। पर यहाँ पर एक डिफरेंस है, ये उसके बाद उसे छोड़ देते हैं वैसी की वैसी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दोबारा से फार्मिंग करने लगे, उसके बाद उसे 2-3 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे
क्या होता है कि लैंड में फिर से फर्टाइल हो जाती है और जलाने से जो भी मिनरल्स थे वो दोबारा लैंड में मिल जाते हैं। तो झूम कल्टीवेशन, अब मिजोरम के बारे में हम पूरा देख रहे हैं यहाँ पर। लॉटरी फॉर फार्मिंग, सी टेट का क्वेश्चन आया है ये लास्ट टाइम का, कि कहाँ पर फार्मिंग के लिए लॉटरी करी जाती। तो मिजोरम में क्या है, अच्छे से सुनिएगा इसको, क्वेश्चन आ चुका है इन दोनों ही, लॉटरी फॉर फार्मिंग और टेन ऑफ लैंड पे, और हो सकता है इसमें भी आए। तो मिजोरम में एक जो गांव होता है वो जमीन ओन करता है इंस्टेड ऑफ प्राइवेट, जैसे कि हमारे यहाँ किसानों की जमीन होती है, वहां पर ग्राम पंचायत की जमीन होती है। उसके बाद लॉटरी करी जाती है, मतलब कि उसमें से चिट निकाली जाती है, और हर एक एक परिवार को जैसे कि एक एक सीजन वाइज वहां पर वो लैंड दी जाती है कि अब आप इस पे फार्मिंग कर लें, नेक्स्ट टाइम फिर जिसकी चिट निकलती है आप उस पे फार्मिंग कर लें। और जो फार्मिंग है, जो लैंड है, वो किस तरह से मेजर होती है, तो वो मेजर होती है टिन ऑफ लैंड पे। अब टिन ऑफ लैंड क्या है, तो द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड। तो आप ये मान लीजिए 3 टिन ऑफ लैंड अगर हम एक परिवार को दे रहे हैं, दूसरे परिवार को फिर 3 टिन ऑफ लैंड दे दी, इसलिए कुछ परिवार को इस बार मिल गया, कुछ परिवार को अगली बार मिल गया, अगले सीजन में मिल गया। तो ये होता है टिन ऑफ लैंड। मिजोरम में जो मेन क्रॉप है वो क्या है, राइस। उसके बाद ग्रेगर मेंडल के लिए इन्होंने एक नोट करके एक बड़ा नोट दिया है, बॉक्स में बंद किया हुआ है। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल का नेक्स्ट चैप्टर की बात हो रही है ये। उसमें इनहेरिटेंस पे बात करी गई है कि जैसा बच्चा है उसके पिता जैसे हैं, उस उन्हीं की तरह उनके पिता आ रहे हैं, उनकी संतान जो है उनकी शक्ल मिलती है उनके जैसे। अगर एक हाथ ज़्यादा है, एक उंगली ज़्यादा है हाथ में, तो वैसे ही पॉलीडेक्टिलिटी की बात हो रही है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको उपाधि दी गई है। ऑस्ट्रिया के ये रहने वाले थे, जॉन ग्रेगर मेंडल। 1822 में इनकी बर्थ है। और ये हैं जॉन ग्रेगर मेंडल। और थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट डिस्कवर द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है जिससे हमें फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पता चला है। ही डिड्यूस दैट जीन्स कम इन पेयर एंड आर इनहेरिटेड एज अ डिस्टेंट यूनिट, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। एक माता से आ रही है जीन, एक पिता से आ रही है, उसके बाद वो वन पेयर बनाती है। मेंडल ट्रैक द सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल जीन एंड देयर अपीयरेंस इन ऑफस्प्रिंग एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। अब इन्होंने जो एनसीईआरटी में दिया है वो इन ट्रेड्स के बारे में बताया गया है, इसीलिए मैंने इसको पूरा कवर कर लिया है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन जो क्वेश्चन आए वो भी आप कर पाए। तो पॉड कलर येलो और ग्रीन, ये बात हुई है। फ्लावर कलर पे इन्होंने काम किया है, फ्लावर पोजीशन पे काम किया है, मतलब एक में टर्मिनल है एक में एक्सियल है। पर्पल वाइट शॉर्ट लेंथ के ऊपर काम किया है कि एक पेरेंट इन्होंने शॉर्ट लिया, एक पेरेंट इन्होंने टॉल लिया, उसके बाद ऑफस्प्रिंग आई, उन ऑफस्प्रिंग में क्या ट्रेट आया, ऐसे करके बहुत सालों इन्होंने काम किया है। और इनकी मृत्यु भी हो गई थी, तब तक इनके काम को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। उसके बाद इनकी मृत्यु के 10 वर्ष बाद एक ह्यूगो डी वेरीज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके काम को दोबारा पढ़ा और फिर इन्हीं के नाम से उसको पब्लिश भी किया। उसके बाद इनको रिकॉग्नाइजेशन मिली और आज इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ये एक चर्च में फादर की तरह का फादर थे, पोप थे ये। और वहाँ पर ये उनके पास गार्डन था, वो भी कौन सा, ग्रेवयार्ड थी, जहाँ पर ये इन पीस को उगाते थे। सीड की शेप पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्होंने जो 2 ट्रेड्स लिए थे सीड की शेप्स के लिए वो थे राउंड और रिंकल। सीड कलर येलो और ग्रीन, पॉड की शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रक्टेड, और पॉड कलर येलो और ग्रीन। ये बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही पूछे जाते हैं ट्रेड्स। तो ये हमारी हुई एनसीईआरटी। बहुत जल्दी, अब 2-3 दिन ही बचे हैं और इन 2-3 दिन में एकदम आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियोस को देखिए, फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप खुद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। अब आपको 5-6 पेजेस में पूरी एनसीईआरटी मिल रही है।
मैं बता रही हूँ कि इनसे जो वो क्वेश्चन आते हैं ना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कोई कितना पढ़ ले, वो सब इन्हीं एनसीईआरटी से ही आता है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ ही समय में आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिलने वाली है। केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी में अभी तक जितनी भी केमिस्ट्री है वो आ जाएगी। उसके बाद फिजिक्स और बायो, मतलब हमारी साइंस कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल वीडियो देने वाली हूँ 20 से 30 मिनट में। बहुत ज़्यादा नहीं, 30 मिनट भी मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया है। 20 या 25 मिनट में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो मूवमेंट आते हैं, रिपब्लिक मूवमेंट जो हुआ है हमारे यहाँ, तो पूरा उसका हम स्वतंत्रता संग्राम पूरा लेंगे। और 15 से 20 मिनट में ही हो सकता है कि आपकी वो वीडियो कंप्लीट हो जाए। उस वीडियो को जरूर देखना, एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो अब अभी भी चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत बहुत पछताओगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।